नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में आज छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण ने घाट का निर्माण कर पूजा के लिए स्थल तैयार किए हैं। घाट के आसपास श्रद्धालु के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित जगह बनाई गई है। महिलाओं और उनके परिवारजन बेदी सजाकर घर से घाट पर आएंगे और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। स्थानीय श्रद्धालु ने बताया कि छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की आराधना और परिवार की खुशहाली है। भक्तों ने घाट पर अपने स्थान को रंग बिरंगी सजावट से सजाया है और परंपरा के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो महिलाओं ने बेदी सजाकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। नोएडा में आपको बताएं कि सेक्टर 21 में छठ पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। तो छठ पूजा की धूम नोएडा के अलग अलग इलाकों में दिखाई पड़ रही है और इसी कड़ी में सेक्टर 21 में भी खास तौर पर छठ पूजा को मनाने के लिए पूजा का आयोजन किया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरबाज जुड़ गए हैं नोएडा से। अरबाज, नोएडा के सेक्टर 21 में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर और किस तरीके से छठ पूजा को मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल मौजूदा बात करूं तो इस वक्त नोएडा के सेक्टर 12-22 में जहां पर नोएडा स्टेडियम है वहां पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं यहां पर नोएडा प्राधिकरण ने एक घाट भी बनाया है जिसमें 1 क्विंटल गुलाबों का फूल डालकर उसे बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है। चारों तरफ की बात करूं तो यहाँ पर एक माहौल बन चुका है। यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग हैं जो इस छठ पूजा को बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार उनका माना जाता है पूर्वांचल के लोगों का। तो कहीं ना कहीं इसमें लाखों लोगों की संख्या में इस वक्त नोएडा स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। नोएडा की बात करो तो नोएडा में पूरे लगभग 52 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। जी वाकई ये बहुत सुंदर दृश्य भी लगता है जहाँ पर 52 से ज्यादा आप सोचिए घाट बनाए गए हैं। महिलाएं सज संवर कर घाटों में पहुंची हुई हैं पूजा के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस महापर्व को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि 52-50 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, हर बार सुरक्षा को लेकर और किसी भी तरीके से आपाधापी ना हो, इसको लेकर क्या खास इंतजाम दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए यहाँ के पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कई दिनों से लगा हुआ था कि सही तरीके से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको डायवर्जन करना था और कैमरों से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार माना जाता है कि इसकी अब सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं जिनको संतान पैदा नहीं होती तो वो इसमें सबसे ज्यादा व्रत रखती हैं। इसमें कोई भी व्रत रख सकता है लेकिन मान्यता इसमें सबसे ज्यादा जिनको संतान पैदा नहीं होती है उसको रखते हैं। अब डूबते सूरज के साथ सूरज को अर्घ्य दिया गया है। वहीं कल 28 तारीख में सुबह को उगते सूरज के साथ व्रत को खोला जाएगा। जी बिल्कुल, आज डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद कल सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा की पूरा कार्यक्रम होगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा भी और तस्वीरें भी जिस तरह की तैयारी की हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये वाकई मन को मोह देने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि हर साल हालांकि छठ पर्व का त्यौहार आता है, पूजा पाठ होती है, लेकिन जिस तरीके से हर बार एक नई धूम और नई उत्साह लेके आता है, इस बार भी उसी तरीके से ये उत्साह अलग अलग इलाकों में और खासतौर पर जहाँ पर छठ पूजा के लिए पूजा स्थल बनाया गया वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरबाज तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बताएं कि छठ पूजा का खास महत्व हालांकि पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसे खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन अब हर जगह पर, क्योंकि पूर्वांचल अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं, तो ऐसे में हर जगह पर, हर राज्यों में, देश के कोने कोने में इस समय छठ पर्व की धूम बहुत ही सादगी और सुंदरता के साथ दिखाई पड़ रही है। ऐसे में महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, कितना उत्साह उनमें है, सुनिए। आज शाम को सब लोग अर्घ देने आएंगे। आज संध्या अर्घ है। आज देख ही रहे पूरा उत्सव के साथ सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, खूब लगन के साथ इनकी आराधना। बहुत देश विदेश में बहुत महा उत्सव के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसको हिंदू मुस्लिम कुछ भी कोई भी इंसान आके यहाँ पे देख सकता है, समझ सकता है, महिमा को जानता है। हम लोग बहुत लगन उत्साह के साथ 1 साल इंतजार करने के बाद इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इसलिए 4-5 दिन से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं।
आज शाम को सब लोग अर्घ देने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने काकोरी में 70 वर्षीय दलित बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ हुई बर्बरता के मामले पर पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन बुजुर्ग रामपाल रावत को बीमारी के बावजूद पड़ोसी जो कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े बताए जाते हैं की ओर से जूते से पीटा गया और जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये घटना बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि काकोरी जो कि शहीदों के नाम से विश्व विख्यात है, वहां पर इस प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि 16 नवंबर को इस मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा और उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। अवधेश प्रसाद ने स्पष्ट किया कि उनका धरना काकोरी शहीदों के मंदिर पर सांकेतिक रूप से सरकार को चेतावनी देने के लिए था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और ये कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इस घटना में भाग लिया है उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये बयान दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में सख्त संदेश है। जब से भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, बेसहारा लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। जब से नोएडा में साइबर ठगों ने एक रिटायर इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर फंसाकर 80 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने उसे मोटे मुनाफे का झांसा देकर निवेश के लिए 10 अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराया। साइबर ठगों ने इंजीनियर से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया और उसमें निवेश किए गए सारे पैसों पर अत्यधिक मुनाफा दिखाया। जब रिटायर इंजीनियर ने पैसा निकालने की कोशिश की तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी निवेश के लिए केवल सत्यापित और कानूनी प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाए। दीपावली के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जनता दर्शन किया। प्रदेश के कई जनपदों से आए लगभग 50 से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्याओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनी और अफसरों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निश्चित समय अवधि में निस्तारण किया जाए और पीड़ितों से भी फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि आपकी जो सेवा ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन के दौरान कई मुद्दे सामने आए। कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा होने की शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आर्थिक तंगी में इलाज के लिए मदद मांगने वाले पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने अस्पताल से एस्टीमेट बनवाने को कहा और हर जरूरतमंद का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ फरियादियों ने पुलिस और पारिवारिक मामलों से जुड़ी शिकायतें भी रखी हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों को निस्तारित करने और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। इस प्रकार जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उन्हें तत्काल समाधान का आश्वासन दिया गया है। बिजनौर जिले के ग्राम अमखेड़ा में हुई गौकशी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ये मुठभेड़ धामपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर पुलिस टीम ने आरोपियों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली तीनों आरोपियों के पैरों में लगी, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। मौके से पुलिस ने 3 तमंचे, कई कारतूस, नकदी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि कल ग्राम अमखेड़ा में नहर के पास गौवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान की गई और आज सुबह पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/10/25 को प्रातः लगभग 9 बजे थाना धामपुर की पुलिस द्वारा गोरा बादल चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी 3 व्यक्ति सुपर स्प्लेंडर बाइक से आए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया।
परंतु वे नहीं रुके तथा पोषक नहर की पटरी जो इब्राहिमपुर बिरामपुर की तरफ जाती है उस तरफ भागने लगे। और पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन संदिग्धों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग से तीनों संदिग्ध घायल हुए। और जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि 24/25/10/25 की रात में इनके द्वारा जैतरा अमखेड़ा गांव में गोकशी की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में कल दिनांक 25/10/25 को अवशेष प्राप्त हुए तथा और थाना धामपुर पुलिस द्वारा उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। और इन तीनों अभियुक्तों से 315 बोर के 3 तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 2 अदद चाकू तथा 1 सुपर स्प्लेंडर बाइक व 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। थाना धामपुर का एक प्रकरण। फर्रुखाबाद जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। नगला उम्मेद गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक सगाई समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर बाइक को कुचल दिया। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान ने तुरंत घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। थाना नवाबगंज पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और आरोपी चालक की तलाश में दबिश दे रही है। मुजफ्फरनगर जिले की ककरौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सक्रिय था और ऑनलाइन डिमांड के आधार पर 5,000 में अवैध तमंचे बेचता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 14 तमंचे, 24 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 1800 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी हथियारों की सप्लाई करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर खरीदारों से संपर्क करता था और हथियारों की डिलीवरी तय स्थानों पर करता था। वहीं एसएसपी ने ककरौली पुलिस टीम को जो है 15,000 की जो है नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये कार्रवाई पुलिस के सोशल मीडिया निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से की गई है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, पिछले 2-2.25 महीने से मेरे द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, चूंकि आगामी जो प्रधानी का इलेक्शन है उसके परिदृश्य में कशीदगी और तमाम चीज़ें जो तनाव होता है उसके परिदृश्य में इसमें पुलिस के कई पहलुओं पर कार्य कर रही है, जिसमें तमंचा भी एक पहलू है कि तमंचे नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर से विवाद या डिस्प्यूट की स्थिति नहीं होगी। इसी परिदृश्य में जो है इस पर अभियान जो चल रहा है, इसमें अभी तक इस लगभग 2.25 महीने के इस अभियान में 132 असलहे बरामद किए गए हैं और 14 असलहे आज की डेट में ककरौली पुलिस के थानाध्यक्ष, सीओ भोपा तथा एसपीआरए के पर्यवेक्षण में ये बरामदगी की गई है आज, जिसमें जो तमंचा है 315 बोर का 13 तमंचा है और कारतूस बरामद किए गए हैं। कुछ खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के जानसर क्षेत्र में स्थित छबड़ा कपड़े के शोरूम में रविवार शाम को आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण शुरू हुई। आग ने शोरूम के अंदर रखे सभी सामान को पूरी तरीके से जला दिया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी है। वहीं दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटों के कारण आसपास के लोग भयभीत हो गए और मौके पर काफ़ी हड़कंप मचा। दुकान मालिक ने बताया कि शोरूम में रखे सारे कपड़े, मॉल और अन्य सामान आग में जलकर नष्ट हो गए हैं। उनका अनुमान है कि करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट के जो है कारण लगी ये बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के इंतजाम और आग बुझाने के यंत्रों की स्थिति नियमित रूप से की जाएगी।
सहारनपुर के शेखपुरा इलाके में स्थित एक टायर फैक्ट्री में रविवार को भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट पाइप फटने के कारण हुआ, जिससे फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायल कर्मचारियों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में टायर से निकलने वाले तेल के पाइप अचानक जोरदार धमाके के साथ फटे, जिससे कि विस्फोट हुआ। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत पहुंची और फैक्ट्री में फैली आग को काबू में किया गया। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विस्फोट से फैक्ट्री का काफी नुकसान हुआ है और आसपास के इलाके में भी लोगों में दहशत फैल गई है। ये शेखपुरा कदीम जो एरिया है, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर एक रबड़ के टायर की जो फैक्ट्री है उस पे आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची और आग में काबू पाया गया। यहाँ पर कुल 7 मजदूरों का होना बताया गया था, जिसमें से 5 मजदूरों को जो है पुलिस द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर वो गंभीर रूप से जो है आग से झुलस गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसमें आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है गंभीर रूप से जांच करके इसका कारण पता लगाया जाएगा। ये शेखपुरा कदीम जो एरिया है, जो कि थाना कोतवाली देहात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे ने हड़कंप मचा दिया। कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित प्रेम वंडरलैंड के पास एक 3 मंजिला रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में लगातार 5 गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए, जबकि रेस्टोरेंट मालिक की मां माया श्रीवास्तव की मौत हो गई। आग लगने के वक्त रेस्टोरेंट में 16 लोग फंसे हुए थे। सीढ़ियों पर धुआं भरने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पास में चल रही शादी समारोह की आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा रेस्टोरेंट की जो है छत पर गिर गया था, जिससे कि आग भड़क उठी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायल लोगों का इलाज जारी है और इलाके में दहशत का माहौल है। पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर देवर साजिद ने अपनी हवस के चलते अपने सगे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने अपने पति और परिवार से शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई और पति आसिफ ने 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। स्थानीय पुलिस ने मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दुष्कर्म मामले को हटाकर दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। वहीं पीड़िता ने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और धारा 183 के बयान जो है दर्ज कराते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उपरोक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक ने नताशा गोयल ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला पीलीभीत जनपद की कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र की परेव्या वैश्य पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ है। पीड़िता निशा ने बताया कि उसके साथ हुई हिंसा और दमन न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से बेहद चिंताजनक है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। मेरी शादी परेवा वैसे हुई है आसिफ के संग, और जो आसिफ के मतलब भाई है देवर, मेरा जो देवर है उस देवर ने मेरे संग 5-6 बार गलत काम किया है मतलब, और मैं चाहती हूँ बस मुझे इंसाफ मिले। और मैंने जब घर वालों को बताया तो घर वालों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और कहा तो झूठ बोल रही, मतलब घर वालों ने कोई बात नहीं सुनी तो मुझे मारा तोड़ा और घर से निकाल दिया। मुझे 3 तलाक भी दे के निकाला। क्या तुझे हम तलाक दे रहे हैं, अब तेरा कोई साथ नहीं देगा, और मुझे घर से निकाल दिया। निकालने के बाद जब मैं चौकी गई तो वहाँ पर मैंने जो FIR दर्ज कर दी थी, तो उसमें फिर उन्होंने मेरी जो घटनाएं थी, जो मेरे संग साजिद ने बलात्कार किया था मैंने, तो वो दरोगा ने बदलवा दिए बयान। मेरी शादी परेवा वैसे हुई है आसिफ के संग, और जो आसिफ के मतलब भाई है देवर, मेरा जो देवर है उस देवर ने मेरे संग 5-6 बार गलत काम किया है मतलब। सहारनपुर में पुलिस के 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मामला थाना सरसावा और थाना नकुल क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाशों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित था और ये वही लोग हैं जो हाल ही में सरसावा में हुई अमित हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार सरसावा पुलिस ने पहले मुठभेड़ में 2 बदमाशों को निशाना बनाया। इसके बाद नकुल पुलिस की दूसरे मुठभेड़ में एक और बदमाश घायल हुआ।
मुठभेड़ में सभी से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि घायल बदमाशों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद इलाके में अपराधियों के आतंक को खत्म करना है और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आज दिनांक 27/10/25 को चौकी प्रभारी अंबेठा विकास चारण में हमराहा फोर्स के घाटमपुर मोड़ के पास में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि समय करीब 5:45 बजे नकुड़ की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर उन पर फायर किया तथा घाटमपुर रोड की तरफ को भागे। करीब 200 मीटर बाद एक ट्यूबवेल के पास में इनकी मोटरसाइकिल मोड़ने के प्रयास में स्लिप हो गई तथा इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में आज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। DIL 24 भारत पर।